जैसे सर मेंस में एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो मैंने वो 3 बार किया, 3 ही बार गलत हुआ। और जब मैंने सेकंड बार पेपर देख रहा था, तो फिर भी मेरा दूसरी बार वो सही हुआ था, जबकि एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो प्रेशर का तो बहुत प्रेशर में कहीं भी आदमी फंस जाता है। हाँ सही जी। कह रहे हो आप, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे, आप सभी का रमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं जिला संगरूर पंजाब से निर्मल सिंह, जिनकी एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 19 आई है और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट करी है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये सफलता हासिल करी है। ये मात्र 22.5 साल के हैं और जब इन्होंने बताया कि ये 22.5 साल के हैं तो मैथ्स का टीचर होने के नाते मुझे 22.5% की वैल्यू याद आई कि वो 9/40 के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। इनकी तैयारी में डेफिनेटली वो खास बातें होंगी, क्योंकि देखो एग्जाम निकालते हैं लोग, कुछ लोगों को 5 साल लगते हैं, कुछ लोगों को 6 साल लगते हैं। 22.5 साल की उम्र में ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं। इन्होंने तैयारी शुरू करी तो ये बहुत यंग थे, इन्होंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे इन्हें एसएससी के बारे में पता चला, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इन्होंने पहले सीएचएसएल भी क्रैक किया और पंजाब के स्टेट एग्जाम्स भी इन्होंने क्रैक किए, लेकिन सपना था एसएससी सीजीएल और वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, वो भी इन्होंने बहुत ही कम उम्र में पूरा किया है। इनकी कहानी, इनकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही लर्निंग आपको मिलेगी। इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, इनके पिताजी फार्मर हैं, माताजी होम मेकर हैं, बट सपने बड़े थे, कुछ करना था इनको, उन्होंने कर दिखाया। तो इनसे मिलते हैं, उनकी पूरी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। निर्मल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैमो विद टॉपर शो में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। राइट, सबसे पहला सवाल मेरा है कि एसएससी में मार्क्स पहले पता होते हैं, रैंक का आइडिया भी पहले से होता है, हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं होता है, बट फिर भी जो ऑफिशियल हाँ जी। अपने आप को देखना उस लिस्ट में, ये कितनी बड़ी बात होती है और किस तरह का सुकून और किस तरह का रिएक्शन आपका था जब आपने वाकई में उस लिस्ट में अपना रिजल्ट देखा, वो मोमेंट एक बार बताइए। सर हाँ जी, आइडिया तो पहले से था ही, क्योंकि रैंक आईक्यू की वजह से थोड़ा सा एक्यूरेट आइडिया इस बार हो गया था। और 20 अक्टूबर को हमारी फाइनल वैकेंसी आ गई थी, और अब तक ट्रेंड यही रहा कि फाइनल वैकेंसी वाले दिन ही रिज़ल्ट आता है। तो उस दिन काफ़ी मुझे उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद एक एक दिन चलता गया, काफ़ी दिन गुजर गए, और 31 को तो पूरी ही उम्मीद थी। और जिस दिन सर रिज़ल्ट आया, बार बार चेक कर रहे थे शाम को, क्योंकि एक ऑफिशियल, जैसे आपने कहा कि उसका रहता है। क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं, कब पता लिस्ट में नाम ही गायब कर दें। हाँ जी, हाँ जी सर। आदमी के अंदर इतना भय है एसएससी का कि पता लगा टाइपिस्ट नाम टाइप करना ही भूल हाँ गया जी। और रह गया रिजल्ट, ठीक है। और जब सर रिज़ल्ट देखा, फाइनली लिस्ट चेक की, तो 19 रैंक थी। तो उसके बाद मैंने रीचेक किया, 5-10 मिनट में अकेला बैठा था मैं, तो मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हाँ अब हो गया है। इतना एसएससी ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, इतना बनता नहीं था। तो उसके बाद पेरेंट्स को बताया, सिस्टर्स को, फैमिली को। कैसा रिएक्शन था उन लोगों का? अच्छा था सर। Okay. अच्छा लगा उन्हें, बहुत अच्छा लगा। सो आपके रिश्तेदारों का और दोस्तों मित्रों का क्या रिएक्शन था रिजल्ट जान के? सर उन सभी को मैंने कल ही बताया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि RWT पर आकर ही सबको बताऊंगा। तो अच्छा लग रहा है, सबको प्राउड फील कर रहे हैं। आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट क्यों ऑप्ट करी और टॉप 3 प्रेफरेंसेस आपके क्या थे? सर मेरी प्रेफरेंस सर लोकेशन थी, मेरी प्रेफरेंस कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं थी स्टार्टिंग से। और सर MEA का ज़्यादातर स्टूडेंट्स में रहता है, दैट वाज नेवर माय डार्लिंग पोस्ट। तो लोकेशन वाइज जब सर हम पंजाब में देखें तो 4600 ग्रेड पेपर, इनकम टैक्स और GST इंस्पेक्टर ही 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो इनमें से सर जब एक तो थोड़ी सी प्रमोशन बेटर है इनकम टैक्स में, वैसे तो स्लो हैं दोनों में, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर है सर। और दूसरा सर स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इनकम टैक्स में। जब मैंने बात की, मुझे यही एक कॉमन व्यू सामने आया। और तीसरा एक सोशल रिकॉग्निशन का थोड़ा रहता है सर। इनकम टैक्स के नाम से तो लोग डरेंगी ठीक है, थोड़ा बहुत तो डरेंगी। राइट, दैट्स ग्रेट। एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया कि जो प्रेफरेंसेस आपको ऑप्ट करनी होती है, क्योंकि नए एस्पिरेंट के दिमाग में भी होता है कि कैसे प्रेफरेंस अपने ऑप्ट करें। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पोस्ट इनके लिए मैटर बाद में करती है, पहले इनका प्रेफरेंस है लोकेशन। इनको चाहिए पंजाब चाहिए, तो पंजाब में कौन सी पोस्ट हैं मेनली जो टॉप हैं? वो है GST इंस्पेक्टर और ITI। MEA है तो दिल्ली आना पड़ेगा। तो इन्होंने उसके हिसाब से उनमें से बेस्ट पोस्ट चूज़ करी, और ये आपको भी देखना पड़ेगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है।
क्या आप लोकेशन स्पेसिफिक हैं? अगर कोई हैं तो आपके लिए ये पोस्ट सुटेबल हो गई। अगर आपके लिए लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है तो आपके लिए और पोस्ट भी हैं। देन आपको फील्ड जॉब चाहिए, देन आपको ऑफिस जॉब चाहिए। डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल डिसाइड कि आपके लिए क्या बेस्ट पोस्ट है। 3 टॉप जो पोजीशंस थी इसमें आपका एक इनकम टैक्स हो गया, दूसरा जीएसटी होगा, थर्ड एमईए था शायद सर, थर्ड एमईए आपने शायद डाला। क्योंकि पता था फर्स्ट था। हाँ, फर्स्ट में ही मिलना है, राइट, दैट्स ग्रेट। एक सवाल मैं आपसे निर्मल और पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान हाँ जी। जैसे एक अक्सर चीज़ होती है ना कि फिजिकल फिटनेस और इन सब चीज़ों पे कहते हैं ना शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इसको लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल सर। आपका क्या नज़रिया था तैयारी के दौरान, और आपने क्या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ किया था कि जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए या मेंटल फिटनेस के लिए कुछ कर रहे थे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं, पढ़ाई में ही था मेनली तो। राइट। कुछ दौड़ वोड़ नहीं लगाते थे आप? नहीं सर। कुछ भी नहीं, नहीं। राइट, ठीक है। बट आपको लगता है करना चाहिए कि नहीं? सर अब लगता है कि करना चाहिए, हाँ। क्योंकि तब तो ऐसे होता था कि शायद 2 महीने बाद पेपर आ जाएगा, 4 बाद आएगा, लेकिन जो हम सोच कर चलते हैं एसएससी तो उससे 5-6 महीने आगे ही होती है। तो अब लगता है कि काफ़ी टाइम था। तो एसएससी सीजीएल के पहले आपने कौन कौन से और एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आपका रिजल्ट क्या रहा है? सर पिछले साल हमारे पंजाब स्टेट के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें मैंने कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर का दिया था, उसमें क्लियर हो गया था, क्लर्क का भी हो गया था, और पंजाब पटवारी और ज़िलेदार के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरी रैंक 9 थी सर, और मैनेजर में मेरी रैंक 10 या 11 थी, और एक हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर का हुआ था पंजाब का, वो मेरा नहीं हुआ था। और CHSL 18 हुआ था सर, हाँ जी, उसमें मेरी रैंक 2197 रैंक थी, लेकिन तभी हमारे स्टेट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए, तो उसमें तो मुझे तमिलनाडु मिला था, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस भरी ही नहीं थी। मुझे पता था कि अब पंजाब में ही स्टेट गवर्नमेंट की करनी है, तो इधर ज्वाइन कर लिया था सर। अच्छा, तो मतलब आपने CHSL की ज्वाइनिंग नहीं करी? नहीं की, और मैंने इसीलिए लोकेशन प्रेफरेंस नहीं डाली कि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर मम्मी हैं, डैडी हैं, मम्मी होम मेकर हैं और हम खेती करते हैं। 3 सिस्टर्स हैं और मैं। तो सिस्टर्स बड़ी हैं आपसे? हाँ जी, बड़ी हैं। परिवार में कोई सरकारी नौकरी में? नहीं सर। कभी नहीं? नहीं अब आपने फिर कैसे सोचा सरकारी नौकरी करनी है? सर, हमारे नॉर्थ में थोड़ा सा रहता है सरकारी नौकरी का, तो स्टार्टिंग में सर मैंने 12th में जब मैं कॉमर्स ली थी तो पता चला कि सीए भी कुछ होता है, तो सीए के बारे में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है इसमें, कौन से एग्ज़ाम होते हैं, तो उससे कोरा पे गए सर, और कोरा पे मैंने सीए के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। 12th अभी पास नहीं हुए थे हम। निर्मल, मैं एक सेकंड लूँगा। सीए जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है, जैसे बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना, पास करने के बाद लोग सीए बनते हैं। तो ये उस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि इनका स्ट्रीम कॉमर्स रहा है, मतलब 10th के बाद आपने कॉमर्स ले लिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉमर्स से थे तो इन्होंने सीए करने का सोचा और उसी के बारे में ये कोरा से सर्च करे थे, हाँ जी। और कोरा पे ही आपको फिर थैंक्स टू एल्गोरिथम ऑफ कोरा, और कभी एसएससी का कोई क्वेश्चन वहाँ पर आ गया था। उन्होंने आपका टैलेंट पहचान लिया लग रहा है वहीं पर, और आपको एसएससी वाला सवाल दिखाया। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने एसएससी के बारे में बहुत ज़्यादा कोरा पर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है सर। सब कुछ आइडिया हो गया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि एसएससी ठीक है, तो इसकी तैयारी 12th के बाद स्टार्ट करती। राइट। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनेट किस तरह से एक अवेयरनेस फैला रहा है। ये पॉजिटिव साइड है इंटरनेट का कि इनको किसी ने बताया नहीं कि तुम एसएससी करो, खुद से कोरा पे सर्च करके, सर्च कुछ और कर रहे थे, वहाँ कोई सजेशन आया और इन्होंने एसएससी के बारे में जाना और इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी। आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट हुई एसएससी की? पहले आपने CHSL का एग्ज़ाम दिया है, हाँ जी सर। तो कैसे आपकी तैयारी शुरू हुई? सर जैसे कोरा पर मैंने पढ़ा था कि मैथ्स की बुक्स कौन सी होती है, तो मैथ्स से मैंने स्टार्ट किया था। मैथ्स की किरण की जो एडवांस्ड मैथ्स की बुक आती है वो स्टार्ट कर दी थी। एडवांस्ड और अरिथमेटिक में तब फ़र्क पता नहीं था, तो पहले एडवांस स्टार्ट कर दी, उसे मैंने 2 बार किया। उसके बाद सर अरिथमेटिक की ही किरण की ही बुक ली, अरिथमेटिक वाली, उसे मैंने 1 बार किया। तब सर 2017 मेंस के बाद टफ़ क्वेश्चंस करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो उसी ट्रेंड के चलते क्वांटम कैट भी एसएससी की तरफ आ रही थी, तो मैंने भी उसी ट्रेंड के चलते क्वांटम कैट ली। उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो सर मुझसे सिर्फ लेवल फर्स्ट वाले क्वेश्चंस ही हो पाए थे, क्योंकि बुक्स में जो रेपिटिशन होती है क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस करने आ गए थे, लेकिन कंसेप्ट कोई भी क्लियर नहीं था तब तक। तो मतलब
कॉन्फिडेंस नहीं आया था अभी तक मैथ्स में। और सीएचएसएल का आपका एग्जाम हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं सर। नहीं हुआ था, ठीक है। और 1-2 महीने के बीच बीच मैंने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी सर। उसके 2 साल बाद CHSL 18 प्री हुआ, 2 साल बीत चुके थे। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की थी, और सेकंड ईयर में सर मैं कॉलेज में अटेंडेंस घटा दी थी और मैंने SSC की तैयारी ही स्टार्ट कर दी थी। तो प्री जब हुआ सर मैंने और ये तैयारी आपकी उस समय सीएचएसएल के पहले तक सब सेल्फ स्टडी चल रहा था आपका? सेल्फ स्टडी सर। ठीक है। हाँ जी। 35 मिनट CHSL प्री में मैंने बचा लिए थे सिर्फ मैथ्स के लिए सर। और लेकिन उन 35 मिनट्स में मेरे 14 क्वेश्चन ही ठीक हुए मैथ के। मेरे 28 मार्क्स थे उस प्री में। तो तब मुझे लगा था कि अब अपने आप तो नहीं होगा। सीजीएल में जाने के लिए थोड़ा और तैयारी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी। और उन्हीं दिनों में सर मैंने 2017 का मेंस भी लगाया था। एक पहला जो मैंने मेंस का मॉक लगाया था, क्योंकि मेंस के मॉक लगाने से पहले बहुत डर लगता है, वो हिम्मत ही नहीं होती। तो उसमें मेरे 66 मार्क्स आए थे। तो बहुत बुरा हाल था सर मैं इसमें, जबकि बुक से काफ़ी पढ़ लिया था तब तक। तो उसके बाद सर मैंने गगन प्रताप सर का माई पाठशाला वाला बैच तब आया था, वो मैंने ख़रीदा और उससे मैथ्स किया है। सीजीएल के पहले? हाँ जी, CHSL प्री के बाद मैंने स्टार्ट किया था। 2019 जून में मैंने बैच स्टार्ट किया था। अगले 6-7 महीने मैंने बहुत मैथ पढ़ा है सर। वो बहुत बड़ा बैच था और वो मैंने 6-7 महीने में किया था। बाकी विषयों पर मैं आता हूँ मैथ्स के बाद, कि जैसे लेट से बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए? सर जीएस में मेरे मार्क्स अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स कम ही रहे हैं। जीएस में सर सबसे पहले लूसेंट की थी। लूसेंट को 2 बार पढ़ा था। उसके बाद सर मैंने एनसीईआरटीज़ भी ली, क्योंकि सभी कहते हैं। किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है, वो भी की। लेकिन एनसीईआरटीज़ और किरण की प्रीवियस ईयर बुक मैंने एक बार ही की है। और एक बार कुछ पढ़ना और ना पढ़ना इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि रिवीजन का रोल बहुत ज़्यादा है सर। और जब तक ये सब पता चला कि रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि जीएस में हम थोड़े से डाइवर्ट होते रहते हैं, हमें उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मैंने उसके बाद अपने नोट्स बनाए, सभी सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए, उन्हें 4-5 बार सभी को रिवाइज़ भी किया। और प्री के पहले सर मैंने जीएस को 4-5 घंटे देने, मिनिमम 4-5 घंटे मैं प्री के पहले जीएस पढ़ता था सिर्फ, क्योंकि एक वो आइडिया था कि जो जीएस एज देती है प्री में, वो आखिर तक काम आता है। तो लेकिन वो जीएस में आउटपुट नहीं मिला। कितने मार्क्स आए जीएस में? 21.5 केवल। लक ने साथ आपको बाद में लगता है कि ज़्यादा ही जीएस पढ़े, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर 6 महीने के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा सही ढंग से किए थे, और मेरी शिफ्ट में 1.5 साल पहले के करंट अफेयर। बट अब फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस है, कि मेंस में भी अब नए पैटर्न में जीएस आ गया है, तो शायद लोगों को इतना नुकसान ना हो, मेंस में काम आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, अब तो पढ़नी पड़ेगी सर, क्योंकि लेकिन सोर्सेज को लिमिटेड रखना जीएस में बहुत ज़रूरी है। यही बात सीखी है इन सालों में। बीच में एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि एसएससी में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सीजीएल का कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर सीजीएल का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2019 सीजीएल मैंने दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। अच्छा। तो मेंस के बाद मैंने टायर 2 तक दिया था, टायर 3 मैंने नहीं दिया था। नहीं दिया था। आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? ग्रेजुएशन सर 2020 में पूरा हुआ। अच्छा, 2020 और कट ऑफ डेट के बाद, 2019 की कट ऑफ डेट के बाद पूरा हुआ। अच्छा, तो आपने मेंस के बाद ड्रॉप कर दिया? हाँ जी, पहले अटेम्प्ट में मैं एलिजिबल ही नहीं तो था। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, राइट? हाँ जी। एसएससी का। प्राइमरली इस अटेम्प्ट में आपकी जो तैयारी रही है, उसमें कोई कोचिंग वगैरह थी या सेल्फ स्टडी रहा? इस अटेम्प्ट में 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मैथ्स की कोचिंग तो पहले ही कर ली थी मैंने। उसके बाद सर सेल्फ रहा है। मेंस का बैच मैंने लिया था गगन सर का, क्योंकि तब तक मैं जॉब में आ चुका था। तो बैच का फ़ायदा होता है कि आप एक बने रहते हैं, आप कंटिन्यूटी मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने वो आधा बैच किया था, लेकिन मुझे वैसे पढ़ने की आदत थी नहीं कि जॉब के बाद घर पर आकर पढ़ो। तो उसके बाद मैंने वो ड्रॉप करके सिर्फ मॉक्स लगाने स्टार्ट किया। रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे करी? क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? कैसे आपने इंश्योर किया कि आपका रीजनिंग बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो? सर रीजनिंग जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तब तो रीजनिंग इतनी डिफ़िकल्ट आती नहीं थी एसएससी में। और तब एक बार अभिनय सर की मुझे एक बात याद है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपको एसएससी के लिए रीजनिंग भी करनी पड़ रही है, तो आप एसएससी कभी नहीं निकाल सकते, कि इतनी आसान आती थी तब। और आज है कि बहुत ज़्यादा करना पड़ता है सर। तो मेनली प्रीवियस ईयर रहा है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ जो हार्ड क्वेश्चंस की कॉम्पाइलेशंस हैं, आभास सर ने दी थी, तो उससे किया है। और टीसीएस के जो भी क्वेश्चन
टीसीएस जो भी एग्ज़ाम्स लेती है सर, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, ये सभी कर दिए थे सर। मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनका यूज़ करके हाँ आपने जी। तैयार किया, और यूट्यूब वीडियोस और कैलेंडर और क्लॉक जैसे जो कंसेप्ट हैं वो यूट्यूब की एक वीडियो से कहीं से भी हो जाते हैं सर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है। राइट। इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी, किन किन बुक्स का इस्तेमाल किया, एरिया वाइज आपको बताना है कि वोकैबुलरी के लिए क्या किया, ग्रामर के लिए क्या किया आपने, कॉम्प्रहेंशन के लिए क्या किया, सब कुछ विस्तार में बताइए। सर इंग्लिश में शुरू से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, और न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा सर रोल रहा है। मैंने अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा पहले, हाँ जी। सबसे पहले इंग्लिश में आने के पहले कि आपका जो स्टडी मीडियम रहा है वो क्या रहा है, इंग्लिश रहा है सर। और इंग्लिश में क्या कंफर्टेबिलिटी आपकी पहले से थी, कि जैसे कुछ लोग होते हैं इंग्लिश से डरते हैं, नहीं कुछ सर। लोग होते हैं उनको लगता है इंग्लिश ठीक है कर लेंगे, क्या हाँ, दिक्कत है। वो वैसे ही था कि ठीक है, इंटरेस्ट है, और न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया तब उसके बाद तो अब ऐसे है कि न्यूज़पेपर के बिना ज़िंदगी ही नहीं है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? द ट्रिब्यून सर। द ट्रिब्यून, राइट। ये लगातार आप 12th के बाद से पढ़ रहे हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सर। उससे मैं वर्ड लिखता था रोज़ अपनी नोटबुक पर, और इडियम्स भी कुछ अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं, वो भी लिख लेता था। और सर इंग्लिश की बात है जब, तो ग्रामर के लिए मैंने सबसे पहले बुक खरीदी थी एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। वो एक अच्छी बुक है अपने आप में सर, उसे मैंने 3-4 बार किया है सर। लेकिन ग्रामर के जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते हैं या फिर एरर्स वगैरह होते हैं सर, वो मैं अपनी विम के से ही करना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि रूल्स, किसी लैंग्वेज को सीखने का अच्छा तरीका रूल्स, ग्रामर के रूल्स करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो एसपी बख्शी से मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी इतनी, तो उसके बाद सर मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह, उससे किया है। और जो वोकैब की बात है वो सर ब्लैक बुक से किया है, उससे पहले एसपी बख्शी से किया है। और जो सेल्फ न्यूज़पेपर के नोट्स थे, और सर जो द पंडित ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो पीडीएफ्स अवेलेबल कराते रहते थे, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती वहाँ से मैंने लास्ट में की थी कुछ पीडीएफ। है। इंग्लिश में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके? हाँ जी सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए हैं सर। जब से टीसीएस आया है 2018 से, तो सीजीएल, सीएचएसएल जो भी जो हैं क्वेश्चन टीसीएस के एग्ज़ाम हैं, तो ये सभी किए थे सर। 2 बार तो कम से कम किए ही थे, अब इतना याद भी नहीं है। 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। एक तो इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, ग्रामर की बात करें, आपने पॉइंट आउट भी किया, और मैं थोड़ा सा ये ऐड भी करना चाहता हूँ कि मैंने भी जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आई थिंक बीटेक के दौरान, ये पता चला कि इंग्लिश कुछ नहीं आती है, तो जब इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे रूल्स किताबों से समझ ही नहीं आए। हाँ जी। सो रीडिंग बेस्ड रहा है मेरा पूरा, लेकिन बट मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत पढ़ा है मैंने, तो उसके बाद इम्प्रूव हुआ। बट आज भी मुझे रूल्स नहीं आते हैं, मैं ग्रामर में आज भी मिस्टेक करता हूँ, चाहे मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, बट कम है मिस्टेक्स, क्योंकि आपका रीडिंग से वो एक्सपीरियंस है। बट स्टिल एग्जाम के लिए तो आई थिंक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज उसके बगैर तो काम चलना नहीं है। कुछ सर 2-3 बार जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो, और मॉक्स वगैरह देते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन से हमें रूल्स आने चाहिए जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में या और पीवाईक्यू के रिपीटेशन में भी आई थिंक वो रूल्स हाँ जी। पता चल जाते होंगे हाँ ना, जी, हाँ जी, क्या बिल्कुल। बिल्कुल। और सर मैंने एक इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि 2017 से पीछे के जो क्वेश्चन हैं तब अच्छी इंग्लिश आती थी एसएससी में, तो वो कहीं कंपाइलेशन कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक बुक भी मंगवाई थी। लेकिन सर उसमें लिखा हुआ तो था, लेकिन सारे पेपर्स नहीं थे उसमें प्रीवियस ईयर, तो वो बीच में ही छोड़नी पड़ी इसी वजह से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर आपने इंग्लिश के कहाँ से किए? 18 से बाद के तो अवेलेबल ही हैं सर, और उसके जो पीछे वाले हैं वो कुछ उस बुक से कर लिए थे, कुछ मॉक्स में मिलते रहते हैं, तो ऐसे थे, तो कंप्लीट नहीं किए थे। ओके। और एक सवाल और भी है कि वोकैबलरी में वोकैबलरी कैसे याद करना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करोगे कि किसी को अगर बेस्ट वोकैबलरी बनानी है तो वो कैसे वोकैबलरी बिल्ड करे, और आपने किस तरह से वोकैबलरी बिल्ड करी, क्या सोर्सेज थे vocabulary के? बेस्ट वे तो सर रीडिंग ही है किसी भी लैंग्वेज का, और वोकैबुलरी भी वहीं से होती है। जब हम रोज़ कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, तो वो अपने आप होती रहेगी, और जो आप वर्ड्स रिवीजन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सर। बट यहाँ पर एक सवाल मेरा और है कि डेफिनेटली न्यूज़पेपर से जो वोकैबलरी बनती है, क्वालिटी वोकैबलरी होती है, डायनामिक वोकैबलरी होती है, बट टाइम लगता है। हाँ जी। आप एक आर्टिकल पढ़ोगे, 5 वर्ड मिलेंगे, 7 वर्ड मिलेंगे, और टाइम उस आर्टिकल को पढ़ने में, समझने में भी जाएगा। हाँ जी। देन आता है कि आप कोई बुक उठा लो और उससे आप वोकैबलरी पढ़ो, तो कम टाइम में ज़्यादा वोकैबलरी बिल्ड होती है। ठीक है, तो वो सोर्स क्या होना चाहिए किसी का? जैसे कुछ लोग बोलते हैं रेनन मार्टिन पढ़ लो, कुछ लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। वोकैबलरी के लिए आपका एक तो स्टैटिक सोर्स क्या था,
डायनेमिक सोर्स न्यूज़पेपर है वो तो ठीक है, आप लगातार पढ़ रहे हो और वर्ड नोट कर रहे हो। स्टैटिक्स और सर एसपी बख्शी की बुक थी, और पीडीएफ्स थे कुछ नेट से ऐसे ही डाउनलोड किए हुए, और जो मैं लिख रहा था वो वर्ड्स थे, और अंत में ब्लैक बुक तो थी ही सर। रीडिंग का क्या फ़ायदा आपको लगता है तैयारी में है, इंग्लिश पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो? सर रीडिंग मैं थोड़े से अपने इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा करता था, क्योंकि जैसे तैयारी होती है आपकी लंबी है तो बोरिंग तैयारी होती है, तो इसके लिए न्यूज़पेपर का एक वो रहता है कि एंटरटेनिंग वाला पार्ट रहता है वो हर रोज़ न्यूज़पेपर का, तो मैंने उसे उस तरीके से किया है, इंग्लिश को कोई ज़्यादा पेपर के एंगल से नहीं, मैं लिखता रहता था और अपने आप सो अच्छे। न्यूज़पेपर में कोई स्पेसिफिक एरिया था जो आप पढ़ते थे? क्योंकि न्यूज़पेपर में एक चैलेंज और भी होता है कि आप खबरों में फंस जाते हो। हाँ जी। आपने खबरें खोली, खबरें में कुछ दिखा कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, तो वो भटकाव जो है वो क्या कोई फ्रेमवर्क था आपका कि क्या पढ़ना है मुझे? नहीं सर, वो भटकाव होता है सर, कभी कभी 10 मिनट में भी अखबार पढ़ लेते थे, कभी कभी 1 घंटा भी लगता है सर, वो इंटरेस्ट पे है। और जैसे भटकाव कहा आपने, कभी कभी कोई मैच की न्यूज़ पढ़ी और उसके बाद हाइलाइट्स देखने लग गया यूट्यूब पर, तो ये सब होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है ठीक है, ओके। इंग्लिश में बाकी जो एरियाज हैं जैसे पैरा जम्बल्स वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, ये सब कैसे किया आपने? सर वो एसपी बख्शी में है। अच्छा है, हाँ जी। ओके, तो वहाँ से आपने हाँ कंप्लीट जी। किया। रिवीजन पे अब मैं आता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली हमने, अब बात आती है नोट्स और रिवीजन की। हाँ जी। नोट्स कैसे बनाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स का होता है कि कितना लिखें, क्या फ्रेमवर्क होगा नोट्स बनाने का? सर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स मैथ्स के हैं, क्योंकि आप कभी भी आप आज टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कर लो, आपको लगेगा सब कुछ आता है। शुरू शुरू में मेरे साथ भी हुआ है, कोई नोट्स नहीं बनाए, 2 दिन बाद कुछ भी याद नहीं है क्योंकि कोई सवाल आ गया। तो जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, सर ने भी ये बात कही थी कि नोट्स अपने बनाइए, तो मेरे 2-3 नोटबुक्स बन गई थी, और उसमें मेनली फार्मूलाज थे, और सर कोई कोई जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है या डिफरेंट क्वेश्चन है वो भी थे। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सर, रोज़ रिवाइज़ करने भी ज़रूरी हैं कई बार, क्योंकि नोट्स की बुक्स भी आती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर हैंड रिटन हो तो ज़्यादा। आई थिंक सेल्फ रिटन जो नोट्स होते हैं वो सेल्फ रिटन स्टोरी टाइप की होती है। हाँ जी, उससे यादें भी जुड़ी होती बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। जब नोट्स आपके खुद के होते हैं और आप जब उसकी एक लाइन पढ़ रहे होते हो ना, तो उसके पीछे की पूरी कहानी हैं। हाँ जी, कि बिल्कुल। उसको लिखते समय आप क्या सोच रहे थे वो भी सामने आती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जितने भी RWT के व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, जिसमें बोला जाता है कि ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो अपनी मेमोरी को ओवर रिलाई करते हैं। मतलब उनको लगता है ये सब याद रहेगा हमें, मतलब जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है मुझे सब याद रहेगा, बट यू फॉरगेट इट। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोगों के नाम भूल जाते हो, सब भूल जाते हो। इसलिए बोलते हैं कि इंसान को एक नोटबुक अपने साथ हमेशा ज़िंदगी में रखनी चाहिए। कोई आइडिया आए तो लिख लो, मेमोरी पर रिलाई मत करो। मेमोरी आपकी इतनी मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हो। तो नेचुरली लोगों को लगता है कि हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है और वो चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, लेकिन आप भूल जाओगे, इसलिए नोट बनाओ। लेकिन अब नोट्स में एक सवाल और है निर्मल, कि नोट्स कितना लिखें? जैसे क्या हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना चाहिए, कि नोट्स कंसाइज होना चाहिए, किस तरह का नोट्स बनाना चाहिए, क्या स्किप करे क्या ना करे? क्वेश्चंस का आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। कोई स्पेसिफिक जैसे टाइप्स होती हैं क्वेश्चन की, वो हम नोट कर सकते हैं, और थोड़ा बैच में सर बताते रहते थे कि ये लिख लो, तो उससे फ़ायदा होता था। और कुछ आप जैसे मैंने जो पहली बार बुक से नोट बनाए थे, तो वो इतने अच्छे नहीं थे, ना तो वो कंप्लीट थे ना वो क्रिस्प थे, तो बनाकर खुद थोड़ा पता चलता रहता है कि क्या लिखना है क्या नहीं। एक और चीज़, कि क्या आपके नोट्स में ऐसा भी कुछ प्लान था कि भाई चलो ठीक है ये टॉपिक मैंने आज पढ़ लिया, हाँ जी। कल को मान लिया मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें अगर कुछ इस टॉपिक से नया मिलेगा तो इसमें ऐड करेंगे, या आपने किया कभी कुछ? हाँ जी, मैं करता रहता सर ऐड। मॉक्स में कोई क्वेश्चन आ गया डिफरेंट, या उससे कोई कंसेप्ट पता लगा, क्योंकि ज्योमेट्री या जैसे मेंसुरेशन है, इसमें फार्मूले निकलते ही रहते हैं सर। कोई यूट्यूब पर किसी टीचर की वीडियो देखी, उसमें कुछ लगा तो उसी चैप्टर में लिख लिया, तो अच्छा रहता है सर, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो वीडियो देखी ना देखी एक ही बराबर है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि वीडियो एक ही बार देखो, ठीक है? कि एक मूवी आप 2 बार ठीक से नहीं देख पाते हो, एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो वीडियो कैसे देखोगे बार बार? एक बार नोट करो, काम खत्म। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा नोट्स में, कि नोट्स हमेशा ये सोच के बनाओ कि जैसे एक टॉपिक का आपने नोट्स बनाया, कुछ पन्ने खाली छोड़ दो उस टॉपिक में, हाँ जी, बिल्कुल। ताकि आप लेटर ऑन उसको अपडेट कर पाएँ। वो एक जगह पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएँ। 10 जगह से सीख रहे हो, इकट्ठा डाल दो, हाँ जी। कि आपको बार बार हर जगह सोर्स पे भागना ना पड़े, भटकना ना पड़े।
बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के? सर इंग्लिश के नोट्स मेनली वोकैब ही होती है, तो वो आप सीधा नोटबुक पर लिख सकते हैं किसी पर भी, और फ्रेजेस भी लिख सकते हैं। जो वोकैब होती है सर, उसके लोकल लैंग्वेज में भी मीनिंग लिखे जा सकते हैं। शुरू शुरू में मैंने पंजाबी में ही लिखे थे उनके मीनिंग वर्ड्स के, लेकिन जब मुझे 1 डेढ़ साल हो गया था, उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इंग्लिश के मीनिंग्स इंग्लिश में ही मुझे लिखने चाहिए लगा, क्योंकि तब तक जो बेसिक वर्ड्स हैं वो कवर हो गए थे सर। उसके बाद नई नोटबुक्स लगाई, उस पर लिखा, तो इंग्लिश टू इंग्लिश था वो। और सर उसके बाद जीके के नोट्स हैं, तो मुझे लगता है जीएस के नोट्स खुद से नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, कोई बुक या कोई टीचर जैसे भी है, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं लगता कि नोट्स को देना चाहिए। उतने टाइम में जीएस की आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और सर रीजनिंग के तो मेनली कैलेंडर के ही नोट्स होते हैं, वो आप जहाँ से लिख रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि जो आजकल बॉक्स वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, उसका तो कुछ लिखने वाला है ही नहीं सर। एक स्टूडेंट की लाइफ में आज की डेट में यूट्यूब का बहुत रोल है, हाँ जी। राइट? स्पेशली कुछ बच्चे तो पूरा सेल्फ स्टडी यूट्यूब से करते हैं, कुछ बच्चे हैं कि अगर यूट्यूब से नहीं भी पढ़ा है, उन्होंने किसी टीचर से भी पढ़ा है, तो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यूट्यूब को ज़रूर यूज़ हाँ करते जी। हैं। आपकी तैयारी में आप बताइए कि किन किन यूट्यूब चैनल्स का आपने यूज़ किया और क्या क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ, और कैसे अपनी लर्निंग को आपने अपग्रेड किया? किन किन सब्जेक्ट वाइज आप बता सकते हो, हर विषय का सर आजकल मुझे लगता है कि यूट्यूब की हेल्प तो सभी एस्पिरेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं और उनकी हेल्प सभी स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन सर चैनल्स को चूज़ करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी टीचर्स बन रहे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ हमारा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। जैसे अब जीएस की सर वेटेज बढ़ गई है सीजीएल में, तो अब बहुत आएंगे कि 30 मिनट में आप हाँ जीके में 30 से ज़्यादा नंबर ले लीजिए। ऐसी बातें तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए आपने लग रहा है स्टूडेंट्स। देखा नहीं, वरना आपके 21.5 नंबर नहीं होते, ज़्यादा ही होते। तो मुझे लग रहा है निर्मल मिस कर गया वीडियो। नहीं, एक दो शुरू शुरू में देखी है सर, लेकिन देखकर पता चल जाता है कि इसमें क्या है। और यूट्यूब के सर आपके 2017 के जो अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हैं, वो मैंने 2 बार देखे हैं। और उसके बाद भी सर, जैसे आपने वो उनका सलूशन बताया था, उतना लेवल तो नहीं हो सका। तो और आबाद सैनी सर के शॉर्ट वीडियोस दे वर वेरी हेल्पफुल। एंड इंग्लिश का तो यूट्यूब से कुछ किया नहीं सर, रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स किए हैं। और सर जीएस के लिए तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कृति या कृति मैडम हैं सर, वो करंट अफेयर्स कराते हैं, और भुवनेश सर हैं। और भी काफ़ी टीचर्स हैं। जब हम सर्च करते हैं सर, वो हमें वीडियो देखकर पता चल जाता है कि ये कैसा करा रहे हैं। लेकिन मैं जीएस के मेरे अनुभव से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी एक ही कंटेंट को फॉलो कीजिए, कि बुक हो या वो टीचर हो या नोट्स हो, और उसे बार बार कीजिए, क्योंकि जीएस में वी टेंड टू फ्लक्चुएट, बट दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज उसका बाद में नुकसान होता है। सही बोला आपने, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने बोला कि आपने एग्जामो चैनल को भी, अब मेरे वीडियोस को भी यूज़ किया है, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको आपकी तैयारी में? सर 2017 का मैंने मेंस लगाया था सीएचएसएल प्री के पहले, उसमें जैसे मेरे 66 ही मार्क्स आए थे, और उसके बाद मेरा 1 साल तक सर मेंस का मौका लगाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ। तो बहुत डर था उन क्वेश्चंस का। तो उसके बाद मैंने आपके सॉल्यूशंस देखे थे, तो कि ये क्वेश्चन इजीली भी हो सकते हैं, और अरिथमेटिक तो तब ठीक ही आई थी। और सर एक आइडिया हो जाता है आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे भी जैसे सभी टीचर्स की, आपकी भी यूट्यूब पर अब क्लासेस चलती रहती हैं प्री के पहले या मेंस के पहले, कुछ क्रैश कोर्सेज वगैरह, तो वो मैं सभी टीचर्स के देखता था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके, वो कवर हो जाते हैं सर। वो आपके बुक्स या पीडीएफ्स में शायद ना हो, क्योंकि हो सकता है 1 महीने पहले पेपर हुआ है और वो आपने अब क्लासेस में करा रहे हो आप। सो निर्मल, मैथ्स सब्जेक्ट में लेट्स से अगर बात करते हैं, सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर हैं, कंटेंट है, कैसे एक एस्पिरेंट को यूट्यूब को यूज़ करना चाहिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए मैथ्स में? सर यूट्यूब के मेनली जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब अब सीजीएल होने वाला है, इससे पहले सभी टीचर्स यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, तो उनका ये फ़ायदा है कि अपडेटेड कंटेंट मिलता रहता है आपको। एक क्वेश्चंस करने का तरीका होता है सर, क्वेश्चंस तो सभी को करने आते हैं, ये क्योंकि यहाँ पर टाइम की भी बात है ना,
तो वो सभी टीचर्स की मैं देखता था, 1-1 घंटे की रोज़ क्लास होती है, वो 40 मिनट में पूरी हो जाती है फास्ट फॉरवर्ड करके। जैसे आपके सर 2017 के मेंस के आपने करवाए हुए हैं वो थे, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है सर। सो आई थिंक यूज़ यूट्यूब बट वाइजली, हाँ जी, बिल्कुल। अनलिमिटेड नहीं, है ना? जैसे अगर कोई कह रहा है कि मैं 1 घंटे में मेंस्ट्रुएशन सारी करवा दूंगा तो मुझे देख लो, तो उसका वो मुझे मत नहीं देखो। लगता है। ठीक है। मतलब जो क्लिकबेट थंबनेल्स हैं उनसे बचो, हाँ जी, हाँ जी। है ना, कि ये वीडियो देख लो 200 में 200 आ जाएगा, हाँ, बिल्कुल। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा ही नहीं मैंने कि आपके मार्क्स कितने थे टियर 1, टियर 2, टियर 3, वो थोड़ा बता दीजिए। सर टियर 1 में मेरे 165 प्री में रॉ स्कोर था और 185 नॉर्मलाइज स्कोर था। और रीजनिंग में मेरे सर 46 थे, जीएस में 21.5 थे, मैथ्स में 50 थे और इंग्लिश में 47.5 थे सर। और मेंस में मैथ्स में 188.5, इंग्लिश में 195 और टायर 3 में सर 46 ही दिए। अच्छा, 46 ही रह गए टायर 3 में? हाँ जी। वरना तो आप टॉप 10 में पहुंच जाते हैं। हाँ जी, मेंस के पहले तक तो मेंस तक तो था सर, लेकिन बहुत अच्छा किया है, अब टायर 3 हटा दिया है बिल्कुल। तो टायर 3 आपका खराब गया था या फिर आप मार्किंग नहीं से सर। खुश नहीं हो? मार्किंग से खुश नहीं हूँ सर, उसका कोई रीवैल्यूएशन वाली भी ऑप्शन नहीं है। मैंने टायर 3 की कॉपी भी मंगवाई, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बच्चों देखो, ये अच्छी बात है कि अब 2022 सीजीएल से आपका टायर 3 नहीं है, हाँ और जी। क्योंकि एम्बिग्विटी है, आपकी रैंक पूरी ऊपर नीचे जा सकती है। हाँ ये जी। तो इतना अच्छा नंबर लेके बैठे हुए थे कि रैंक थोड़ी कम नंबर से भी 19 पे रहेगी, जो कि बहुत अच्छी रैंक है। बट कोई बच्चा हो सकता है लिस्ट से बाहर हो जाए, हाँ जी, है ना? बिल्कुल हो जाता है सर। जब 46 देखे तो मुझे था कि ये तो बहुत पीछे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रैंक आईक्यू पर देखा ठीक था। एंड ओवरऑल स्कोर आपका कितना बना? ओवरऑल सर 614.5। 614.5 हाँ जी। आपके मार्क्स में, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा अभी कि अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। एवरी टॉपर सेज ए लॉट अबाउट मॉक टेस्ट। आपका क्या टेक है मॉक टेस्ट के बारे में? मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मॉक टेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर। ओके। कुछ भी मत कीजिए, लेकिन मॉक्स का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री के पहले सर मैंने तकरीबन 200 मॉक टेस्ट लगाए थे। 200? ओ माय गॉड। क्योंकि सर 6 महीने पहले स्टार्ट कर दिए थे डे मॉक, तो 180 दिन थे आपके पास। हाँ जी तकरीबन वो। और शायद कई कई स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो कि इतने मॉक अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे सुपर मॉक्स का लिया था मैंने, सुपर मॉक्स, ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक और एसएससी ट्यूब, जो सभी ले लिए थे सर। लेना ही पड़ेगा क्योंकि तभी इतने होंगे। और 2019 वाले पड़े हुए थे आपके, जैसे सुपर मॉक्स के, तो वो अटेम्प्ट पुराने कर भी लिए। हैं मॉक्स। हाँ। हाँ जी, और कुछ प्रीवियस ईयर इन मॉक फॉर्म अटेम्प्ट कर लिए, तो ऐसे क्योंकि बहुत दिन होते हैं कि मॉक देना है, अवेलेबल ही नहीं है। नहीं, ये बात सही, मॉक्स हैं, मतलब आपको बस ये मल्टीपल मॉक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। अगर एक ही साल का आपको ढेर सारा मॉक चाहिए, हाँ जी। हाँ जी। तो आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज ले लो। हाँ जी। और हर मॉक टेस्ट में आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, हाँ जी। पिछले साल के भी मॉक टेस्ट हो जाते हैं, तो सफिशिएंट मार्क्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस के हाँ जी, लिए। डाइवर्सिटी बनी रहती है अलग अलग। मेंस के लिए कितने मॉक टेस्ट आपने दिए? मेंस के लिए सर इंग्लिश और मैथ्स के 50+ ईच। 50+ ईच। अच्छा, मॉक देने के बाद, हाँ जी। मॉक देने के पहले पहले मैं पूछूंगा आपसे, क्या माइंडसेट होता था कि एक्चुअल एग्जाम की तरह देना है या थोड़ा हल्के हल्के में जाके देते थे क्या? हाँ जी सर, क्योंकि प्रिपरेशन में कोविड भी आ गया था, तो मास्क लगाकर भी मॉक दिए हैं मेंस के। और कोशिश होती थी कि मेंस प्री के जैसे 3 स्लॉट होते हैं, टाइम स्लॉट, उसी टाइम पर दिए जाएं मॉक्स, और मेंस का भी जो टाइम है उसी टाइम पर मेंस के मॉक दिए जाएं, तो उससे आपकी एक माइंडसेट बन जाता है सर। मतलब एक कहने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को भी और माइंड को भी उस टाइम के हिसाब से तैयार कर रहे हैं हाँ कि जी। इस टाइम पे एग्जाम होने हैं, 3 स्लॉट्स हैं तो इसी पे दो। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मॉक के बाद एनालिसिस कैसे करते थे आप? सर प्री का तो आसानी से ही हो जाता है। बस जैसे कोई क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता था या डिफ़िकल्ट लगता था, नहीं हुआ, तो वो मैं अपने रिस्पेक्टिव नोट्स में भी उन्हें डाल लेता था और बुक मार्क्स बना लेता था सर। और बुक मार्क्स में हर वीक जैसे संडे को रिवीजन कर लेता था जो जो भी बुक मार्क्स बने हुए हैं। और मेंस के मॉक के बाद सर काफ़ी टाइम लगता था एनालिसिस करने के लिए। पहले तो मेंस का मॉक जब ख़त्म होता है, उसके बाद ऐसे ही 15-10 मिनट तो हम फ़ोन में ही चले जाते हैं सर। उसके बाद 2-2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कोई डिफ़िकल्ट मॉक है। इंग्लिश के नोट्स में वो कैब या कोई रूल है वो मैं लिख लेता था, और मैथ्स के नोट्स में लिख लेता था। अच्छा, मैथ्स में कैलकुलेशन में लोग कहते हैं कि कमज़ोर हैं, कैसे मजबूत की जाए कैलकुलेशन? सर वही बात है कि जितना पेन चलेगा उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही
अपने आप अच्छा हो जाता है। जे कोई एक दिन नहीं होता कि मैंने कुछ देखा और उसके बाद प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बस आप करते रहते हैं। पहाड़े वहाड़े कितने आते थे आपको टेबल्स? पहाड़े सर 30 तक आते थे और स्क्वायर आते थे 60 तक और क्यूब भी 30 तक। 30 तक की, मतलब ये भर्राटा याद है आपको? हाँ जी, अब भूल गए हो कि याद है सब? अब तो बुरा हाल है सर। ठीक है। इसके बाद मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन वगैरह ये सब ट्रिक्स टेक्निक सीखी थी आपने कुछ? हाँ जी सर, सीखी थी, लेकिन वैसे ही, मेरा विश्वास है कि अगर वो कंसेप्ट से ड्रिवन हो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ट्रिक्स करते हैं, कुछ तो शुरू से ही ट्रिक्स करनी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो अप्लाई कभी नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा सर हमने ट्रिक्स प्रैक्टिस की हैं वो भी 50% जाकर हम वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी तो वेरीफाई करने के लिए 2 बार भी हम आंसर निकालते हैं। तो ट्रिक्स होती हैं, आप उन्हें बार बार अप्लाई कीजिए, लिमिटेड रखिए तो देखिए निर्मल का ये पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रीफ्रेज करूँगा। एग्ज़ाम इज़ लाइक ए गन पॉइंट सिचुएशन, वो प्रेशर है आपके ऊपर। तो गन पॉइंट सिचुएशन में आप शायद 2+2 4 गलत नहीं करेंगे, हाँ जी, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो वो गलत कर जाओगे। तो जो भी शॉर्टकट्स हैं या जो भी टेक्निक्स हैं उनकी या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लो हाँ जी, कि वो हाई प्रेशर सिचुएशन में भी आप नॉर्मली जी, उसको बता पाएँ, हाँ जी, अदरवाइज फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो वट एवर यू लर्न मेक श्योर कि उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो, वरना आप अपने बेसिक के साथ ही जाओ। जैसे सर मेंस में एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो मैंने वो 3 बार किया, 3 ही बार गलत हुआ, और जब मैंने सेकंड बार पेपर देख रहा था तो फिर भी मेरा दूसरी बार वो सही हुआ था, जबकि एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो प्रेशर का तो बहुत प्रेशर में कहीं भी आदमी फंस जाता है। हाँ सही जी। कह रहे हो आप। ठीक है। एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि कौन सी गलतियां आपको लगता है कि एस्पिरेंट जो पहली बार एग्जाम की तैयारी करता है और वो करता है जिससे उसका सिलेक्शन नहीं होता है? बता सकते हो आप 3 या 5 गलतियां जो भी गिना हाँ सको? जी सर, एक तो मुझे लगता है कि एसएससी के मामले में आजकल ऑफलाइन कोचिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हम्म, पहला जो मुझे लगता है। और मैथ्स, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज से अच्छा स्टूडेंट था जैसे मैं, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी उतनी नहीं होती, तो अगर आपको थोड़ी बहुत है प्रॉब्लम, जो आपको लगता है, तो बैचेस की तरफ जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन अ ट्रिमेंडस वे। और सर रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं करने चाहिए ये सब। सोर्स कम रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, हाँ जी, है ना? ठीक है। जो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन हाँ क्लासेस जी का, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन नहीं? सर, ऑनलाइन मेनली क्योंकि जो मुझे ये भी लगता है कि ऑफलाइन में आपका ज़्यादा बढ़िया इन पर्सन एक्सपीरियंस है। मतलब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, बट स्टिल आई थिंक देर आर 2 सेपरेट काइंड ऑफ पीपल हाँ जी, बिल्कुल हो जिनको सकता है। इन पर्सन एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर आप ऑफलाइन पढ़ाओ, मैं यहाँ से पटना से दिल्ली आने को तैयार हूँ। तो मुझे लगता है इस बच्चे का क्या मोटिवेशन है, क्या मतलब क्यों ऑफलाइन पढ़ना चाहता है ये? तो वो इन पर्सन एक्सपीरियंस चाह रहा है कहीं हाँ ना जी, शायद मैंने सर ऑफलाइन कोचिंग कभी की ही नहीं है, इसीलिए लगता है। और जो मेन फैक्टर है ऑनलाइन और ऑफलाइन के, एक तो है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। छोटे शहरों में सर अच्छे टीचर्स नहीं मिल सकते बहुत वैलिड आपको। पॉइंट है, हाँ जी, क्योंकि एसएससी में जो मेन टीचर्स हैं आजकल ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। और दूसरा है टाइम वेस्ट नहीं होता सर आपका। और तीसरा है कि जो दोनों के एक एक नेगेटिव पॉइंट हैं। ऑफलाइन में सर वी ह्यूमंस टेंड टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, तो एंड वंस वी आर इन, तो आपकी तैयारी खराब होने लगती है। मैंने कई स्टूडेंट्स का बट आपको तो प्रमोट करना चाहिए कि इससे कंपटीशन कम होगा। ठीक है, पीपल विल मेक मोर रिलेशनशिप्स, तो जो बाकी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको आसानी रहेगी। और ऑनलाइन का सर नेगेटिव ये है कि बोर्डम और मोनोटनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोज़ आपको एक ही स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ते रहना, तो स्केपिज्म की तरफ जाते रहते हैं कि कोई काम हो तो उधर जाएं। बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि ये मतलब मोनोटनी है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है ना। ह्यूमंस टेंड टू सोशलाइज, हाँ जी, और सोशलाइज करने का वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में वो फ़ायदे हैं। सो अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, बट स्टिल आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। एंड मुझे भी यही लगता है कि जितने बेनिफिट्स हैं इसके, हाँ जी, वो उन चीज़ों को आउटवे करते हैं जो एडवांटेज हैं ऑफलाइन में। आप अपना सर्कल बना सकते हो, फिजिकल शहर में बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, उनसे आप मिलिए जाके, और बाकी पढ़ाई ऑनलाइन करिए। निर्मल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, अब वो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है,
जब मैं सोशल मीडिया शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब को भी उसका हिस्सा मान लेता हूँ। तो यूट्यूब जी। वीडियो वेबसाइट है केवल प्योर, बट टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ भी है। हाँ यू जी। कैन गो एंड वेस्ट योर टाइम, और कई बार पता भी नहीं चलता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने टाइम को ट्रैक नहीं करते हैं। हाँ मैं एक जी। छोटा एग्जांपल आपको दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, तो उससे बात हो रही तो बड़ा परेशान था कि यार कैसे दिन निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा है। जॉब कर रहा है वो, खैर, बट आप देखते हो ना कि हफ्ते भर बाद क्या किया आपने, कोई कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। कह रहा कोई बुक्स भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो टाइम कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अगर ये पता नहीं चल रहा है ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। उसने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कितना देर आप फेसबुक देखते हो? तो उसने बोला आधे घंटे 1 घंटे। मैं कहा चेक करके मुझे बताना। और नेक्स्ट डे बड़ा ही शॉक था जब उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि मैंने देखा जाके, हाँ जी। कुछ होता है ना डिजिटल वेलबींग करके हाँ एंड्रॉइड जी, में, स्क्रीन टाइम आता रहता है। कह रहा है मैंने चेक किया तो कह रहा है 4 घंटे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, 2 घंटे मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, इतना मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, और उसको पता ही नहीं था। हाँ तो जी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एस्पिरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सर सबसे पहले तो जिन जिन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे मैंने 2 ढाई साल व्हाट्सएप यूज़ नहीं की थी, इंस्टा भी यूज़ नहीं किया था। और जैसे यूट्यूब है उसे आप छोड़ नहीं सकते, उसका यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वी टेंड टू डिस्ट्रैक्ट। उस पर थोड़ा सा वीकली रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं फ़ोन में, स्क्रीन टाइम, तो उसमें हम टारगेट रख सकते हैं कुछ। लेकिन यूट्यूब में ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के साथ आती है, लेकिन जितना वो कम से कम हो सके उतनी हर स्टूडेंट्स की कोशिश रहनी चाहिए सर, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है इतना। अब लेकिन ऐसे जो वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पर कि रैंक 1 कैसे लाएँ? अब वो हाँ जी। बच्चा रोक नहीं पाता अपने आप को। हाँ जी। कैसे आप रोकते थे? आपने देखे हैं ऐसे वीडियोज़? हाँ जी, स्टार्टिंग में देखे हैं सर, लेकिन धीरे-धीरे हमको पता चलता है कि क्या देखना है, क्या नहीं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो देख लो एक बार ओपन करके, लेकिन पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी नहीं है सर। मुझसे कोई पूछता है रैंक 1 कैसे आएगा, तो मैं बोलता हूँ हाईएस्ट नंबर लाके। ठीक है? Simplest। दैट इज़ द ओनली मैथमेटिकल वे टू गेट रैंक 1। हाँ अब वो हाईएस्ट नंबर लाने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ जी। है ना? यूट्यूब पे ऐसे ये वीडियो देखने से कि रैंक 1 कैसे आए, रैंक 1 नहीं आएगा। नहीं है आता। ना? हाँ जी। और मुझे लगता है रैंक 1 आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। हाँ जी। रैंक 1 इज़ अ मैटर ऑफ लिटिल लक ऑल्सो, कि यार तो आपकी 19 रैंक है, हाँ जी। आपके टियर 3 में 46 नंबर रह गए, है ना? आप भी रैंक 1 क्या पता हो जाते। हाँ जी। तो इट्स लाइक कि जितना भी बच्चा टॉप 100 में है वो कोई भी रैंक 1 हो सकता है ना, इट्स लाइक दैट। तो वो चेस करने के बजाय बच्चे को अपनी तैयारी चेज करना चाहिए। और मैं एग्री करता हूँ कि ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है ना, हाँ कि जी। कहाँ आपका टाइम जा रहा है उसका ट्रैक रखो, ट्रैक योर टाइम। सो निर्मल, तैयारी के दौरान बहुत सारे डिमोटिवेटिंग फेजेस भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। एस्पिरेंट की लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। सुबह उठा मूड अच्छा है, दोपहर आते आते लगता है यार कि होगा नहीं। हाँ जी। है ना? मेरे पास इतने मैसेज आते हैं इस तरह के, बच्चों को मैंने अभी नंबर दे रखा है अपना, तो मैसेज करते रहते हैं मुझे। सो चैलेंजिंग है, बिकॉज ये सेल्फ डाउट होना इट्स कॉमन, राइट? बट अभी आप एग्ज़ाम निकाल चुके हो, तो अब आप वापस रिफ्लेक्ट करके देखते होगे तो आपको लगता होगा बेवकूफ़ी थी ये सब सोचना, बट आता है दिमाग में ऐसा। हाँ जी। क्या सजेशन है आपका? क्योंकि सर एसएससी का एक तो टाइमली कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट डीमोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ एसएससी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में, मुझे लगता था कि मैंने 2020 देना है तो तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब ही हुई हैं चीज़ें। कुछ कोविड आ गया और अब लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा दोबारा। और सर डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने CHSL 18 दिया था जब प्री, तो मेरे मैथ्स में 28 ही थे, तो तब मुझे लगा था कि 1.5 साल हो गया है पढ़ाई करते हुए, मैथ्स की भी बुक्स कर ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो। मैंने स्टार्टिंग में ये सोचता था कि पहले डिज़र्विंग हो जाएं, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर के बारे में एक टारगेट बनाएंगे। तो सर इट इज़ नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट अस, तो जितना इंटरनल मोटिवेशन हो उतना ही अच्छा है। निर्मल, कोई पर्सन जिसने आपकी इस जर्नी में एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम किया तो वो ज़रूर बताइए। हाँ जी सर, माई सिस्टर शी इज़ इन कनाडा नाउ, तो उनकी काफ़ी सपोर्ट रही है सर स्टार्टिंग से। उनसे मैं एसएससी के बारे में बात भी कर लेता था, क्योंकि उन्हें फेयर आइडिया था कि CGL CHSL टायर 1 टायर 2 कैसे होता है, तो वो हमेशा कहती थी कि हो जाएगा। हो जाएगा, लगे रहो। हाँ जी। तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर फैमिली में कोई एक ऐसा हो हाँ जी। जो आपको बूस्ट करता रहे तो ज़्यादा पावर मिलती है, राइट? कि अगर परिवार अगर साथ में, तो फिर दुनिया कुछ भी बोलते रहे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट?
एक सवाल निर्मल और है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम टेबल बच्चे कैसे बनाएं जो तैयारी करते हैं। आप पहली बात मुझे बताइए कि आपका कोई फिक्स टाइम टेबल था, आप कब पढ़ते थे? सर फिक्स तो नहीं था, लेकिन एक टाइम टेबल ज़रूर था, वो लेक्स था। हम्म, मेरा ऐसे होता था कि सर सुबह उठकर पहले मैथ और इंग्लिश के जो मेरे नोट्स हैं वो आधा आधा घंटा मैं रिवाइज करता था और न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। मैथ्स और इंग्लिश के बाद सर उसके बाद मैं 3-4 घंटे मैथ पढ़ता था दोपहर तक। उसके बाद शाम को इंग्लिश और जीएस और रात को दोबारा मैथ। तो एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मैं इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को करूँगा। और क्योंकि रोज़ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं सर। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स, एक हफ्ता मैथ्स पढ़ेंगे, अगले हफ्ते कुछ और सब्जेक्ट, लेकिन उससे अच्छी तैयारी नहीं होती। रोज़ पढ़ना भी ज़रूरी है और चारों सब्जेक्ट्स रोज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। ये सही बात है निर्मल, आपने जो बोला कि चारों सब्जेक्ट रोज़ जरूर पढ़ने चाहिए। इसका एक और एडवांटेज है जो मुझे लगता है, वो ये है कि जब आप चारों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ टाइम हर सब्जेक्ट पे आपको देना है, हाँ जी, तो डेफिनेटली आपके स्टडी आवर्स अच्छे खासे होंगे। हाँ जी। जैसे लोग कहते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे, हुँ, तो आप मैथ्स 4 घंटे पढ़ोगे, आपको फुल महसूस होगा कि यार बहुत कर लिया हमने। लेकिन अगर चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो नेचुरली आप 7-8 घंटे पढ़ जाओगे, हाँ जी, हाँ है जी। ना? मिनिमम ये तो हो ही जाएगा बिल्कुल, इतना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप ऑन एन एवरेज कितने घंटे डेली पढ़ते थे? ऑन एन एवरेज सर 10 ग्रॉस, 8 to 9 नेट। और प्री के पहले तो कभी कभी ऐसे दिन थे 15-15 घंटे वाले भी थे। देखो, कॉमर्स का जो ग्रेजुएशन है, इन्होंने शब्द यूज़ कर लिया ग्रॉस और नेट कि 10 घंटे का ग्रॉस है और 9 घंटे का नेट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, 8 से 9 घंटे नेट। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि यार दिन भर किताब खोल के बैठे थे तो 10 से 12 घंटे हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, आखिर उसमें प्रोडक्टिव नंबर ऑफ आवर्स हाँ कितने जी। हैं? कई वो बहुत दिन इम्पॉर्टेंट होते है। हैं सर ऐसे कि सारा दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें 50% ही एफिशिएंसी रहती है। तो ये होता है कभी बिल्कुल कभी, बिल्कुल। बस ज़्यादा ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। राइट, तो ये ध्यान रखिए अपनी कॉपी में डेली शाम को जब रिव्यू करने बैठो ना कि तुमने क्या किया आज, तो ग्रॉस स्टडी आवर्स और नेट स्टडी आवर्स, ठीक है, ये दोनों टर्म बता रहा हूँ, GSH और NSH, निर्मल को क्रेडिट जाता है इसका, ठीक है। वो नोट किया करो, ये अच्छा पॉइंट है, आपको पता चलेगा कि कितना तुम्हारा आउटपुट आ रहा है ना? वो सिर्फ मेहनत करने से नहीं है कि इतना घंटे दे रहे हैं, आउटपुट क्या है आपका, हाँ जी। है ना? वो मेज़र करो आप, इंपॉर्टेंट है, गुड। और वो आपका बहुत अच्छा आउटपुट है, अगर आप 10 में से 80 से 90% का आउटपुट दे रहे हो पढ़ाई में, तो दैट्स ग्रेट। सर प्रिपरेशन के जैसे सीजीएल जब प्री और मेंस नज़दीक आए थे तो तब तक बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, क्योंकि ऐसे था कि इतने साल हो गए हैं तैयारी करते, अब तक एग्ज़ाम एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि एसएससी कंडक्ट ही नहीं कराती। एक तो होता है कि हम फेल हो गए, एसएससी पेपर ही नहीं कराती, तो तब तक तो मैं फ़ोन यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे था कि बस एक बार पेपर हो जाए। सही बात है, अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो एग्जाम खत्म, राइट? निर्मल, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करना आप पसंद करते हैं? हॉबीज़ का सर इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम मूवीज़ या म्यूज़िक सुन लेते थे जब नहीं पढ़ना होता था। और मूवीज़ देखते थे आप? हाँ। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी ब्रह्मास्त्र आधी देखी है। आधी देखी है? क्यों पूरी नहीं देखी आपने? इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो म्यूजिक कौन सा सुनते हो आप, पंजाबी गाने? पंजाबी सर। पंजाबी गाने, राइट। कौन सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? तेंदर सरताज, बब्बू मान। ओके, ग्रेट। एक सवाल और मैं आपसे भी पूछूंगा कि पढ़ाई में आप रात को ज़्यादा पढ़ते थे या दिन में? सर दिन में ही रहता था मोस्टली, तो रात को तो 10 बजे तक ही रहता था, लेकिन कभी कभी 11-12 बज जाते थे, मेनली 10 तक। कितने घंटे सोते थे आप? सर 8 से 9 घंटे सोता था मैं। मतलब मिनिमम 8 घंटे आप सोते ही सोते थे? हाँ जी, ये तो और 9 मिनिमम था। घंटे भी निकल जाता था हाँ जी, एक बार में? हाँ जी। दिन में नहीं सोते नहीं थे? सर, दिन में तो कभी भी नहीं। राइट, तो देखो टॉपर्स भी 8 से 9 घंटे सोते हैं और साउंड स्लीप का बड़ा फ़ायदा होता है। एंड आई थिंक अगर आप दिन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो ना, तो सोने का टाइम होता है। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो सोने का टाइम है आपके पास। और एक सवाल और, मॉक टेस्ट पे वापस आऊँगा, मैं पूछूंगा कि मॉक्स में आपकी जो परसेंटाइल रेंज है, जैसे आपने शुरुआत करी मॉक देना, तो पहले मॉक में कितनी परसेंटाइल रफली थी, और फिर एवरेज परसेंटाइल आपकी मॉक में क्या रहती थी? सर सबसे पहले जो मेंस का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 वाला लगाया था, उसमें 66 मार्क्स आए थे। और 2017 वाला ही मैंने 1 साल बाद फिर लगाया बैच पूरा करने के बाद, उसमें मेरे डबल हो गए थे 130 के तकरीबन। और लास्ट तक आते आते मेरे 95 से ऊपर ही रहती थी सर परसेंटाइल मेरी। हर मॉक में 95% हाँ ऊपर जी, रहती थी, प्री right? में रैंक 500 से नीचे रहती थी, और मेंस में कंबाइंड तो 100 या 200 में रहती थी सर। सो आप पंजाब से हैं, तो पंजाबी में आप कुछ कुछ तो सुनाइए हमें,
राइट। अब पंजाबी में ना हाँ जी 19 का पहाड़ा ही सुना दो। हाँ जी 19 एकम 19 19 दूना 38 19 तीय 57 19 चौका 76 19 पाँजा 95 19 छिक्का 114 19 साता 133 19 आठा 152 19 ना 171 19 दहा 190। तो ये था 19 का पहाड़ा पंजाबी में, और आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो हमने इनकी पंजाबी की भी टेस्टिंग कर ली है थोड़ी सी। एक चीज़ और आपसे मुझे पूछना है कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट तो वैसे आपको जाता है, आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी किनको आप श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? सर सबसे बड़ा फैक्टर जैसे शुरू से मेरा झुकाव स्टडीज़ की तरफ रहा है, वो मेरे पेरेंट्स ने सर मुझे स्टार्टिंग से खेती में इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि सर ये नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है खेती, लेकिन आपके प्रेफरेंसेस बढ़ जाते हैं, आप उतना फोकस नहीं कर पाते। तो ऑल्दो एसएससी पर उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन था नहीं सारे आइडिया पर कि मैं घर पर रहकर तैयारी करूँगा और कॉलेज इतना अटेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने, मैं तैयारी के पूरे टाइम बिल्कुल फ्री होता था, सिर्फ पढ़ना होता था। मतलब पूरा सपोर्ट आपको फैमिली से मिला है। हाँ जी सिस्टर ने तो आपको मोटिवेट किया ही है। हाँ जी राइट। हाँ जी एक आखिरी प्रश्न, हाँ जी टॉपर जब एग्ज़ाम निकाल लेता है ना, तो हर एस्पिरेंट चाहता है कि उसको मौका मिले टॉपर से सीधा बात करने का। इस मंच के माध्यम से आपके पास भी एक मौका है कि वो जो कुछ आपसे पूछते हैं यूजुअली तैयारी से रिलेटेड, कि कैसे करें, कैसे तैयारी करें कि हम भी आपकी तरह टॉपर बने, आपका उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल संघर्षरत हैं इस एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में क्रैक करके आपकी तरह एक बहुत अच्छी रैंक ला के ऑफिसर बनना चाहते हैं? सर एस्पिरेंट्स के लिए मेनली यही मैसेज है कि पढ़ते रहिए, क्योंकि यही दो शब्द हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए। आप ये किसी 1 घंटे की वीडियो में समझ लीजिए, चाहे आप 2 शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी बनाए रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार टाइमली एग्ज़ाम नहीं भी होते हैं, तो आपको बीच में छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। वो एक पीक होती है, वो भी बना कर रखनी पड़ती है। परसिस्टेंट हाँ जी रहना बहुत ज़रूरी है हाँ इस जी। कंपटीशन को निकालने के लिए। राइट। आपका निर्मल बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा आपकी इतनी शानदार you, sir. सफलता के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लाखों बच्चे इस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी जैसा सपना देखते हैं कि वो क्रैक करेंगे, उन्हें आपकी कहानी से बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वो भी आपकी तरह एक दिन ऑफिसर बनेंगे, और शायद मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।